नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम्स स्टडी में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घटना चक्र। घटना चक्र में सबसे पहले हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि जो पॉलिटी का घटना चक्र है उसको मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। और इसी क्रम के आधार पे हम क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी का होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास मतलब इतिहास का, उसके बाद भूगोल का, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, मतलब जितने भी घटना चक्र है। देखिए, घटना चक्र करने का ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होता है, और दूसरा फायदा ये है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लगभग जितने भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है वो सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं आपके, जितने भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी, मतलब किसी का भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स है, आपको घटना चक्र करने से आपको एक फ़ायदा होता है, कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और साथ साथ में क्या होता है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं सबको हम आधार बना के यहाँ पे इस घटना चक्र को लाए हैं कि यहाँ से हम अगर इसको ख़त्म करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ में इसके साथ में लूसेंट का जो वीडियो है, लूसेंट प्राचीन इतिहास, अभी जो मैम है उन्होंने मतलब कि अभी शुरू किया है जस्ट, तो उसको भी आप लोग देखिए। उससे क्या होगा, आपको वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा। अभी उन्होंने प्राचीन इतिहास किया है, उसी प्रकार से वो आगे चल के पॉलिटी और सभी को मतलब कि विधिवत रूप से समाप्त करेंगे। और यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, और साथ साथ में जितना भी डिस्क्रिप्शन है उन सबको कराएंगे। ठीक है, चलते हैं, हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किससे? तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि पॉलिटी से। ये पहला वीडियो। और अगर वीडियो में कोई भी आपको कमेंट करना है, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको पढ़ने में भी सुविधा लगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास क्या है। देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि क्या, पहले तो ईस्ट इंडिया का शासन, तो ईस्ट इंडिया का कंपनी के शासन हेतु पारित क्या है, ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 तक का काल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के रूप में 1773 से 1853 तक। उसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन, ये सेकेंड वाला पार्ट, जो कि 1858 से 1947 तक का, तो इसको बोलते हैं क्या कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, 1858 से लेकर 1947 तक का काल। ठीक है, तो हम दो भागों में पूरा जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम बांट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, सबसे पहले इसमें नोट्स देखते हैं क्या है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो कब? तो 1773 के एक्ट के तहत। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए, फिर देखते हैं आगे क्या है दिया गया है। और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बनाया गया, तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, ये सब नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो है जो 5 वो क्या नाम है, 4 सदस्य जो थे वो कौन कौन से हैं, तो एक फ्रांसिस हो गया, एक क्लेवरिंग हो गया, एक मानसन और बारबेल काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। तो क्या बोला गया, तो यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन यहीं से उठता है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों और एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, और जिससे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी के अधीक्षण भी करना था। तो ये सब कब हुआ, तो 1773 के एक्ट में। अब चलते हैं कि इसी प्रकार, ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत
कलकत्ता 1774 में, यानी कि 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा उसके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कौन कौन? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य, कुल मिला के 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों के उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो ये भी था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापारी, 1773 की बात कर रहा है, तो 1773 में ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए इस लाइन पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको खुद अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को बोलते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। तो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण कौन से एक्ट में किया गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1774 में किया गया। नेक्स्ट है कि इस एक्ट में निदेशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो किसके तहत? 1774 के तहत। इससे ये चीज़ें विशेषकर ध्यान देने वाली हैं। फिर नेक्स्ट है 1786 का एक्ट। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। किसके तहत? 1786 के एक्ट के तहत। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ने प्राप्त किए। फिर 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कंपनी के जो अधिकार को 20 वर्ष के लिए कौन से एक्ट के तहत बढ़ाया गया? तो 1793 के तहत। 1793 के तहत जो है चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना कि कंपनी जो थी वो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कौन से एक्ट के तहत? तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है वो करने का बंद किया गया। फिर नेक्स्ट है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ यह चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। तो ये भी विशेषकर ध्यान देने योग्य है। उसके बाद है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, ये चीज़ विशेषकर कि कौन सा चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। फिर और देश के शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ से भारत का अगर पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग विशेषकर नाम याद रखना, इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिया। कौन से एक्ट के तहत? तो 1833 के तहत। ये चीज़ ध्यान देना है, 1833 के तहत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर बनाया गया। साथ में इसके जो क्या नाम है कंपनी के का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब व्यापारिक कार्य को समाप्त करके केवल भविष्य में जो भी कार्य करेगी कंपनी वो केवल राजनीतिक कार्य ही करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी या चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। तो क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को नियुक्त किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी,
तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर देश भेदभाव को समाप्त किया गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था कौन से? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो 1853 के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब देखते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आपने देखा था क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने। तो आपने अभी देखा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था पहला कि जो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उसके मुख्य न्यायाधीश किसको? तो एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। तो इसीलिए पहला केवल कोट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग करना है, मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, सूची 1 सूची सेकंड को मिलान करना है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की देखी थी कि ये की गई, दूसरा, पहले का दूसरा सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 पहला हो गया, नियामक अधिनियम 1773 के तहत। फिर इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो 1813 के एक्ट के तहत दी गई थी। फिर है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये भी बोला था कि कब? तो चार्टर अधिनियम 1833 में की गई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का बी, यानी कि बी वाला आंसर आपका हो गया। तो पहले का बी हो गया, दूसरा बी का पहला, और तीसरे का तीसरा, और डी का चौथा। इस प्रकार से आंसर हो गया। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या है कि नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 जिसके अंतर्गत इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो पहला हो गया क्या? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, बिल्कुल सही। दूसरा हो गया कि जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। तीसरा हो गया प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि विवाद। तो नीचे दिए गए कोट में कौन सा कोट सही था? तो ये तीनों कोट सही है। ठीक है। तो क्या था? प्रश्न था निम्नलिखित में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के एक्ट के तहत पड़ी, जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि 1823 के एक्ट के तहत, और प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद के तहत भी पड़ी। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। कब? 1813 के तहत। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया 1823 में, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो शिक्षा देने की तो किसकी थी? तो पब्लिक कमेटी ऑफ 1823 के तहत।
समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य थे। इस समिति में कितने 10 यूरोपीय सदस्य थे और जिसमें अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम विलियम कैवेंडिश वेंटिस 1828 से लेकर 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे। तो क्या बोला कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता कौन थे? तो ट्रेवलियन थे। जबकि एच टी प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटल शिक्षा के प्रवर्तक समर्थकों का नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट प्रश्न यह है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का एक्ट के तहत, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी अब केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पहला कथन है क्या कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही, अभी आपने लोगों ने पढ़ा। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये भी आपका क्या होगा? सही होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही। तीसरा क्या है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल गलत, ये 1813 का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और उसके बाद एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था। कब? 1858 के एक्ट के तहत, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन की उसकी सहायता के लिए क्राउन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? तो ये 1833 के एक्ट के तहत। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत क्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ये तो मेरा चैप्टर 1 था। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे आने वाले वीडियो में कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे और जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।